एग्जाम से पहले एनसीईआरटी रिवाइज करनी है ये तो सब बताते हैं, लेकिन मैं आपके लिए लेकर आया हूं एनसीईआरटी शॉटगन सीरीज, जिसके अंदर हम ये चीज देखेंगे कि एनसीईआरटी को रिवाइज करने का बेस्ट तरीका क्या है। इसके अंदर हम क्विज की फॉर्म में क्वेश्चंस को करेंगे। एनसीईआरटी की सारी इंपॉर्टेंट लाइंस मैंने यहाँ इस सीरीज के अंदर इंक्लूड करी है, जिसके अंदर हम फिल इन द ब्लैंक्स और वन मार्कर क्वेश्चंस और आपके मैचिंग टाइप के क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स, जो कि असर्शन रीजन में बहुत पूछे जाते हैं। असर्शन रीजन बच्चों में ज्यादातर डाउट रहता है कि सर असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस में हम फंस जाते हैं। तो असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस में आप ना फंसो, उसका बेस्ट तरीका है कि स्टेटमेंट को चेक करना स्टार्ट कर दो कि स्टेटमेंट सही है कि गलत है। ये पहला स्टेप है, जिसके बाद आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस आसान लगने लगेंगे। ठीक है, तो हम अपनी एनसीईआरटी शॉटगन सीरीज के साथ आज ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शिवम महेंद्रू और मैं आपका बायोलॉजी की एजुकेटर हूं। वेलकम टू माय चैनल बायोस्कोप। और आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उस सीरीज का नाम है एनसीईआरटी शॉटगन सीरीज, जिसमें हम सबसे पहले चैप्टर करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसका सबसे पहला क्वेश्चन फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं यहां से। अब आपको साथ साथ क्या करना है, क्वेश्चन के आंसर करते रहना है और चेक करते रहना है, तो मेरे साथ ही आपकी पूरी एनसीईआरटी रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, मेरी ही स्पीड के ऊपर। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहां पे लोकेटेड होता है? तो एनसीईआरटी साथ लेके बैठना, कहीं अटको नहीं, पेल्विक रीजन। करेक्ट आंसर इज पेल्विक रीजन। अगर आपका भी पेल्विक रीजन है तो बहुत ही बढ़िया, आई एम प्राउड ऑफ यू। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन पेल्विक रीजन। सेकंड क्वेश्चन, स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस बाय लेसर देन द बॉडी टेम्परेचर। इसमें पूछा जा रहा है कि कितना टेम्परेचर लो करेगा। ऐसे तो एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है, बट यहां पर आपको टेम्परेचर बताना है कितना, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस। अगर आप ये बता पाए तो बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन है बेटा, ईच टेस्टिस इज डैश शेप। टेस्टिस का शेप कैसा होता है? तो ओवल शेप। तो करेक्ट आंसर इज ओवल शेप। अगला, लेंथ ऑफ द टेस्टिस इज डैश। अब ये कुछ फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है जो कि हम ओवरलुक कर जाते हैं, लेकिन अगर एग्जामिनर इसको पूछ लेता है एमसीक्यू में बहुत ही क्लोज ऑप्शंस बना के कि 2 to 3 सेंटीमीटर, 3 to 4 सेंटीमीटर, ऐसे ऑप्शंस बनाएगा तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज्यादा। लेकिन द करेक्ट आंसर इज कि लेंथ जो है टेस्टिस की वो आपके एनसीईआरटी में 4 to 5 सेंटीमीटर लिखी है, और जो विड्थ है वो लिखी है 2 to 3 सेंटीमीटर। अब इसको रिवाइज कर लो और याद रख लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ईच टेस्टिस हैज मेनी लोब, हाउ मेनी लोब्यूल्स। इन लोब्यूल्स का नाम है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अगर आप ये बात समझ रहे हो तो बहुत ही बढ़िया। और इन लोब्यूल्स को, टेस्टिकुलर लोब्यूल जिनको हम कहते हैं, वो कितने होते हैं? 250। डैश अंडरगो मियोटिक डिवीजन फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन। तो मेल के अंदर वो कौन सा सेल है जो स्पर्म बनाता है मियोसिस के बाद? तो अगर आपका आंसर स्पर्मेटोगोनिया है तो आप बिल्कुल ठीक हो, लेकिन एनसीईआरटी के स्टेटमेंट के अंदर स्पर्मेटोगोनिया की जगह यहाँ पे जर्म सेल लिखा है। एक्चुअल में मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया ही है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन की बात नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, एंड्रोजन आर सिक्रीटेड बाय। वो कौन से सेल हैं टेस्टिस के अंदर जो एंड्रोजन को सिक्रीट करते हैं बेटा? तो सेल्स का नाम है लेडिक सेल्स। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, लेडिक सेल्स विच आर एक्टिवेटेड बाय एलएच। तो एलएच आता है, एल फॉर एलएच, एल फॉर लेडिक सेल्स पे काम करता है, तब जाके लेडिक सेल्स एंड्रोजन रिलीज करते हैं, फिर स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है। आपको रिवाइज हो रहा होगा। अगर नहीं रिवाइज हो रहा है तो ऑलरेडी इस चैप्टर की वन शॉट वीडियो मैंने डाली हुई है, अपने यूट्यूब चैनल पे जाके चेक करो और उसको वहां से जाके रिवाइज करो। ठीक है, आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पाथ फॉर द स्पर्म। अब यहां पर करेक्ट पाथ बताना है, तो आपको पता है स्पर्म का फॉर्मेशन सबसे पहले होगा कहां पर? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो सेकेंड, उसके बाद कहां जाएगा स्पर्म? स्पर्म जाएगा आपका रेटेटेस्टीज, तो 4। उसके बाद आपका जाएगा कहां पर? एपिडिडाइमिस, तो 1। और उसके बाद कहां जाएगा? वासा फ्रेंशिया, तो 3। तो 2 4 1 3। अगर आपका आंसर भी यही है तो बहुत ही बढ़िया। ठीक है, 2 4 3 1, आई एम सॉरी, 2 4 3 1। ठीक है, एपिडिडाइमिस में जाएगा, वासा फ्रेंशिया 3 है, उसके बाद कहां जाएगा? एपिडिडाइमिस में जाएगा, 2 4 3 1। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत ही बढ़िया अगर आपके आंसर्स ठीक हैं तो। नेक्स्ट, ग्लैंस पीनस इज कवर्ड बाय अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन इज कॉल्ड एज। तो लूज फोल्ड, पीनस का जो टिप है विच इज कॉल्ड एज ग्लैंस पीनस, उसके ऊपर लूज फोल्ड ऑफ स्किन प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं बेटा क्या? जिसको हम कहते हैं फोर स्किन। ठीक है, विच इज कॉल्ड एज फोर स्किन। फोर स्किन।
ठीक है। नेक्स्ट, द मेल एक्सेसरी ग्लैंड इंक्लूड डैश डैश एंड पेयर डैश। बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट, मैं फिर बता दे रहा हूं, मेरी तरफ से स्टेटमेंट को स्टार मार्क कर लेना भाई। क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट बहुत ही बढ़िया है, कंफ्यूजिंग हो सकती है ये। कैसे? क्योंकि उसने क्या लिखा, पेयर्ड डैश, पेयर्ड डैश ए डैश। ए मतलब बेटा हम सिंगुलर के आगे ए लगाते हैं, तो ए का मतलब है सिंगल ग्लैंड को बी की जगह पे लिखना है और सी भी पेयर्ड। इसका मतलब ए की जगह पे भी पेयर्ड ग्लैंड का नाम आएगा, सी की जगह पे भी पेयर्ड ग्लैंड का नाम आएगा, बी की जगह पे जो नाम आएगा वो आएगा सिंगल ग्लैंड का। ये कितनी माइन्यूट बात है, जरा आप समझने की कोशिश करो, आपको फील आएगा मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, बहुत ही माइन्यूट बात है कि यहां पर ए की जगह आप पेयर्ड ग्लैंड लिख लो विच इज सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल। सी की जगह पे भी पेयर्ड ग्लैंड लिख लो विच इज बल्बो यूरेथ्रल, बल्बो यूरेथ्रल। लेकिन आपको बी की जगह पे अनपेयर्ड ग्लैंड का नाम ही लिखना पड़ेगा विच इज प्रोस्टेट। पॉइंट टू बी नोटेड, अनपेयर्ड ग्लैंड का नाम ही आएगा विच इज प्रोस्टेट। इनका सीक्वेंस आपने अगर गलत कर दिया, अगर आपने ए और सी में से किसी की जगह पे प्रोस्टेट लिख दिया ये मान के कि बस 3 ग्लैंड्स का नाम लिखना है इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या स्टेटमेंट है, तो गलत हो जाएगा। तो याद रखना है, अगर यही स्टेटमेंट असर्शन रीजन में आ जाती और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूलर प्रोस्टेट की जगह आगे पीछे कर देता, क्या आप एग्जाम के प्रेशर में जल्दी जल्दी पढ़ने में इसको असर्शन को या रीजन को ट्रू कर सकते थे कि नहीं? बिल्कुल कर सकते थे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जहां पे हमको फोकस करना है। तो अ मेल एक्सेसरी ग्लैंड इंक्लूड पेयर्ड सेमिनल वेसिकल, ए प्रोस्टेट विच इज सिंगल एंड पेयर्ड बल्बोयूरेथ्रल। बहुत ही बढ़िया। उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज हैप्लॉइड। ये ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन होगा, लेकिन ये फॉल्स है। क्यों बताओ? क्योंकि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड नहीं होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड होता है। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, ये भी गलत है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेकंड मियोटिक डिवीजन करता है। अगर आपको ये नहीं रिवाइज तो जाके रिवाइज करो, लेकिन उन बच्चों के लिए जिनको जल्दी से सुनना है इस बात को, वो सुन लो फटाफट से। बेटा स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस करता है, माइटोसिस करने के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 होगा, स्पर्मेटिड बनेगा, उसमें डिफरेंशिएशन होगा, स्पर्मेटोजोआ बनेगा। ठीक है, और जितने भी सेल मियोसिस 1 के बाद बनेंगे वो हैप्लॉइड होंगे और मियोसिस 1 से पहले डिप्लॉइड होंगे। मतलब स्पर्मेटोगोनिया और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड हैं, जबकि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ हैप्लॉइड है। ठीक है, अब आपको तेज लगा होगा, अगर आपको ये ढंग से रिवाइज नहीं है आपको तेज लगा होगा। यही मोटिव है इस सीरीज का, ताकि आपको पता चल जाए कि आप कहां पे वीक जा रहे हो। बट आप में से जिसने भी इसको फॉल्स किया, वेरी गुड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज। तो वो कौन सी प्रोसेस है जिससे स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होते हैं? तो प्रोसेस का नाम है स्पर्मियोजेनेसिस, प्रोसेस का नाम है स्पर्मियोजेनेसिस। पॉइंट टू बी नोटेड। उसके बाद कह रहा है द रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड एज, इसको बोलते हैं स्पर्मिएशन। ये दोनों भी मेरी तरफ से स्टार मार्क कर लेना, एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। स्पर्मेटोजोआ का ल्यूमेन में रिलीज होना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के इज कॉल्ड एज स्पर्मिएशन, लेकिन स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनना, ठीक है, इस मॉडिफिकेशन में जो नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है वो सर्टोली सेल करा रहा है और इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, याद रखना है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है द स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट्स एट बर्थ, फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, अरे बर्थ पे तो oogenesis स्टार्ट होता है ना, यहां पे प्यूबर्टी आना चाहिए। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी लिखा होता तो बिल्कुल ठीक होता। LH एक्ट्स एट विच सेल्स? लेडिक सेल्स, लेडिक सेल्स। ये लेडिक सेल्स, ये आपका टास्क है। लेडिक सेल्स के दो और नाम, ये आपका टास्क है। लेडिक सेल्स की लोकेशन बताना है मेरे को, आपको कहां पे? कमेंट सेक्शन में। ठीक है, लेडिक सेल्स, LH एक्ट्स एज लेडिक सेल्स एंड स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस ऑफ। लेडिक सेल्स क्या चीज बनाते हैं बेटा? एंड्रोजन, एंड्रोजन। तो आप में से जिसने ठीक आंसर किया, वेरी गुड। आगे आपको कह रहा है FSH एक्ट्स ऑन, FSH किस पे काम करेगा बेटा? तो FSH एक्ट्स ऑन सर्टोली सेल्स, किस पे काम करेगा? सर्टोली सेल्स। ठीक है, और ये आपका टास्क है, एनसीईआरटी में लिखा है सर्टोली सेल्स के दो नाम बताने हैं आपको। एक मैं बताता हूं, नर्स सेल, एक एनसीईआरटी में दूसरा लिखा है, थोड़ा सा टिपिकल नेम है इसलिए आपको काम दे रहा हूं। दूसरा नाम आप बताओगे कमेंट सेक्शन में। दूसरा, स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ। FSH सर्टोली सेल पे काम करता है और क्या चीज रिलीज करवाएगा? विच हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ। तो सर्टोली सेल्स तो बेटा
स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। इस बात में कोई भी शक वाली बात नहीं होनी चाहिए कि स्पर्मियोजेनेसिस में काम कर रहे हैं, लेकिन ये क्या रिलीज करते हैं? तो एनसीईआरटी की जब स्टेटमेंट पढ़ोगे तो वहां लिखा है सम फैक्टर्स, सम फैक्टर्स, ठीक है। तो कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ केमिकल्स हैं, ठीक है, जो कि इस मैच्योरेशन को, इस डिफरेंशिएशन को, कि स्पर्मेटेड स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाए, उसको प्रमोट करते हैं, ठीक है। आपको ये स्टेटमेंट एज इट इज याद रखनी है, सेशन रीजन के लिए अच्छी स्टेटमेंट हो सकती है, ये याद रखना है। आगे दिया है स्पर्म्स, द स्पर्म हेड कंटेन्स एन इलोंगेटेड डैश न्यूक्लियस। यहाँ प्लॉइड ही पूछने की कोशिश कर रहा है, तो कैसा, हैप्लॉइड की डिप्लॉइड? तो स्पर्म है तो हैप्लॉइड न्यूक्लियस ही होगा भाई, कोई शक वाली बात नहीं है इसमें। आगे देखो, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है एक्रोसोम एंजाइम्स हेल्प इन, किस चीज में हेल्प कर रहा है एक्रोसोम? फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन ऑफ व्हाट? फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम, ओवम के फर्टिलाइजेशन में हेल्प कर रहा है। उसके बाद कैसे? क्योंकि इसके अंदर बेटा जोना लाइसिन नाम का एंजाइम होता है, वो जोना पेलुसिडा को ब्रेक करता है, आपको पता होगा ये बात। हेड पे, टिप पे एक पिरामिड शेप का स्पर्म के प्रेजेंट होता है स्ट्रक्चर विच इज एक्रोसोम। उसके बाद विच पार्ट सिक्रीशंस आर एसेंशियल फॉर मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं आपको 3 पार्ट यहां पे लिखवा रहा हूं, आपको तीनों याद रखने हैं। एक तो बेटा एपिडिडाइमिस इंपॉर्टेंट होता है, एपिडिडाइमिस, ठीक है, टेल की मोटिलिटी और मैच्योरेशन में एपिडिडाइमिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। दूसरा, प्रोस्टेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड ऑफ मेल। और तीसरा, सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सेमिनल प्लाज्मा रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। तो मोटिलिटी ऑफ टेल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अब यहां मोटिलिटी भी दिया है, ठीक है। मैच्योरेशन में एपिडिडाइमिस और मोटिलिटी में प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल, दोनों आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन वही आ गया, स्पर्म प्लस क्या मिला के सीमेन बनाएंगे? तो स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा, सेमिनल प्लाज्मा मिला के क्या बनाएंगे बेटा? सीमेन बनाएंगे। द फंक्शन ऑफ मेल एक्सेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड आर मेंटेन्ड बाय, तो मेल एक्सेसरी डक्ट्स और ग्लैंड का जो फंक्शन है वो कौन मेंटेन करने वाला है? ऑब्वियसली टेस्टोस्टेरोन, इसलिए आपके एनसीईआरटी में लिखा है एंड्रोजन, ठीक है। तो मेल सेक्स हार्मोन जो है विच इज टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन, वो क्या करता है? मेंटेन करता है डक्ट्स को और ग्लैंड को, ठीक है, मेल की बॉडी के अंदर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो बहुत आसान हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट नहीं है? ओवरी है, ओविडक्ट है, यूट्रस, ओविडक्ट फेलोपियन ट्यूब को कहते हैं, यूट्रस है, हाइमेन है, वास डिफरेंस नहीं है, वास डिफरेंस तो मेल का पार्ट है, इसको स्पर्म डक्ट भी कहते हैं, राइट। उसके बाद ओवरीज आर डैश फीमेल सेक्स ऑर्गन, ओवरीज कैसे फीमेल सेक्स ऑर्गन है? तो ओवरीज आर प्राइमरी, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है, जो कि जो कि क्या है? ग्लैंड का काम भी कर रही है और जो कि क्या कर रही है? हार्मोन भी प्रोड्यूस करती है। उसके बाद ओवरीज प्रोड्यूस डैश एंड सर्व्स एंड सेवरल डैश हार्मोन, तो ओवरी क्या क्या चीजें बना रही है? मैंने आपको बताया, अभी अभी स्टेटमेंट दी कि ओवरी जो है वो फीमेल गैमीट बनाती है, विच इज एग, फीमेल गैमीट, ठीक है, बनाएगी, और साथ में क्या प्रोड्यूस करेगी? कुछ हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करेगी विच आर स्टीरॉयडल इन नेचर, तो स्टीरॉयडल हार्मोन भी प्रोड्यूस करती है ओवरी। तो ओवरी स्टीरॉयडल हार्मोन विच इज एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, दोनों स्टीरॉयडल है। तो ये आपकी एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये भी स्किप हो सकती है, इसलिए दिमाग में रखना। ईच ओवरी इज 5 to 8 सेंटीमीटर इन लेंथ, ओवरी की लेंथ 5 to 8 सेंटीमीटर है, ये वही बच्चा कर पाएगा फॉल्स जिसको ये याद होगा, 5 to 8 सेंटीमीटर। एनसीईआरटी के अंदर आपका 5 to 8 सेंटीमीटर नहीं लिखा है, ठीक है, याद रखना। एनसीईआरटी के अंदर जो लेंथ लिखी है वो 4 to 5 सेंटीमीटर के आसपास, 4 सेंटीमीटर के आसपास है, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर इतनी ही है लेंथ, यहाँ पे 5 to 8 सेंटीमीटर लिखा है, गलत है। उसके बाद द ओवेरियन स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू, ओवरी को काटेंगे तो अंदर का जितना स्पेस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक पेरिफेरल मतलब साइड वाला, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कॉर्टेक्स, क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स, बिल्कुल सही बात। और इनर जो मिडल में होगा, इनर में होगा, उसको क्या बोलेंगे बेटा? उसको बोलेंगे मेड्यूला, ठीक है। तो कॉर्टेक्स और मेड्यूला 2 रीजन्स होते हैं। उसके बाद 29 क्वेश्चन, द ओविडक्ट, यूट्रस एंड वेजाइना कंस्टिट्यूट द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अरे ओविडक्ट, यूट्रस, वेजाइना नहीं,
फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटिलिया में तो कौन से पार्ट आते हैं, एक्सटर्नल जेनाइटिलिया की बात कर रहा है। एक्सटर्नल जेनाइटिलिया में लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लिटोरिस और आपका यूरेथ्रल ओपनिंग, वेजाइनल ओरिफिस, मॉन्स प्यूबिस, हाइमन, ये स्ट्रक्चर आते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटिलिया में। उसमें से तो एक भी नहीं लिखा, तो ये तो फॉल्स हो गया, राइट। तो ये फॉल्स है, फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटिलिया के ये पार्ट्स नहीं है। उसके बाद आपको बोल रहा है क्या, ईच फेलोपियन ट्यूब इज डैश लॉन्ग, हर एक फेलोपियन ट्यूब। अब ये भी वो क्वेश्चन हो गया जो फैक्चुअल बेस्ड है, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि आपके एनसीईआरटी में 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग लिखा है, रिवाइज कर लो, ठीक है। इसीलिए ये करा रहा हूं आपको, ताकि रिवाइज हो जाए, छोटे छोटे पॉइंट्स आपको रिवाइज हो जाए, दुखे नहीं पेपर में। एग्जामिनर ने पूछ लिया और हमको दुख हो रहा है कि यार वहां पर पढ़ लिया होता ढंग से या रिवाइज कर लिया होता। तो 10 to 12 सेंटीमीटर होता है, याद रखना है। उसके बाद विच हेल्प्स इन द कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन, तो ओव्यूलेशन के बाद ओवा आपके ओवरी से रिलीज हो गया, उसके बाद उसको कैच कौन कर रहा है, तो आपको समझ में आ गया होगा आंसर क्या करना है। उसके बाद उसको कैच कर रहा है कौन, फिम्ब्रे, ठीक है। तो उसको कैच करता है कौन, फिम्ब्रे। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको याद रखना है, नेक्स्ट है द शेप ऑफ द यूट्रस इज लाइक एन एप्पल, गलत हो गया, दिस इज फॉल्स। क्यों, क्योंकि इट इज लाइक अ पियर। तो ये आपकी एनसीईआरटी में ऑलरेडी मेंशन है, आप चेक करना। कुछ कुछ बुक्स में इन्वर्टेड पियर भी लिखा है, बट आपको याद रखना है कि पियर शेप का होता है, ठीक है, पियर शेप का होगा, सही है। नेक्स्ट आपको कह रहा है क्या, हाउ मेनी लेयर्स आर प्रेजेंट इन द यूट्रस, यूट्रस में 3 लेयर्स होती हैं बेटा, कौन कौन सी, एक होती है एक्टोडर्म, एक होती है मीजोडर्म, एक होती है एंडोडर्म, बाहर से अंदर की तरफ। अगला क्वेश्चन वही है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ यूट्राइन वॉल आउटर टू द इनसाइड, तो सबसे पहले कौन सी आएगी, बाहर से अंदर की तरफ सबसे पहले आएगी पेरीमेट्रियम, उसके बाद आएगी मायोमेट्रियम, उसके बाद आएगी एंडोमेट्रियम, ठीक है। मैंने गलती से क्या किया, मैंने गलती से ऊपर एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म कह दिया, लेकिन यहां पर पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम आएगा, ठीक है। एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म नहीं आएगा, ठीक है। देखो, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, यूट्रस। मैंने क्या बोला, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म क्या होता है, तो ये होती है जर्म लेयर्स। ट्रिपल ब्लास्टिक जो एनिमल होते हैं, जो ह्यूमन भी है, उनके अंदर जर्म लेयर है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। तो कंफ्यूजन की बात नहीं है यहाँ पे। उसके बाद कह रहा है द डैश अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हाइल डैश एग्जिबिट्स द कॉन्ट्रैक्शन। अब इन तीनों जर्म लेयर्स में से ही बता दो कौन सी है जो साइक्लिक चेंजेस आएगी मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, थिक होती रहेगी और थिन होती रहेगी, बताओ जरा। तो बिल्कुल सही, एंडोमेट्रियम जो है वो थिक होती रहती है और थिन होती रहती है, जबकि जो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करती है, तो जो मसल की बनी हुई है मायोमेट्रियम, मिडल वाली यूट्रस की वॉल, वही क्या करती है, थिक होती है और थिन होती है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड द एक्सटर्नल जेनेटिलिया, अब क्वेश्चन उल्टा है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया में कौन सा इंक्लूडेड नहीं है, नॉट इंक्लूडेड इन एक्सटर्नल जेनेटिलिया, मॉन्स प्यूबिस बिल्कुल है, लेबिया मेजोरा है, हाइमन है, फिम्ब्रे नहीं है, ठीक है। तो आपको याद रखना है फिम्ब्रे इज नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। नेक्स्ट आपको कह रहा है मैच द फॉलोइंग, मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस बेटा क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यू होता है, ठीक है, जिसके ऊपर प्यूबिक हेयर भी प्रेजेंट होते हैं फीमेल में, एक्सटर्नल जेनाइटिलिया में। उसके बाद लेबिया मेजोरा बेटा फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू है, क्लिटोरिस जो है टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, इट इज होमोलोगस टू पीनस इन मेल, ठीक है, ये याद रखना है आपको। लेबिया माइनोरा जो है वो पेयर फोल्ड ऑफ टिश्यू है। तो ये हो गया हमारा मैचिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस का करेक्ट सीक्वेंस क्या रहने वाला है, इसमें से सबसे पहले आएंगे क्या, स्पर्मेटोगोनिया, उसके बाद आएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद आएगा क्या, तो मैं लिख देता हूं 1, उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड, फिर स्पर्मेटोजोआ। तो ये सीक्वेंस ऐसे चलेगा, ठीक है। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड बिकम्स एम्बेडेड इनटू द, स्पर्मियोजेनेसिस के बाद कहां पे एम्बेड हो जाएगा, एम्बेड इनटू सर्टोली सेल्स। तो कौन से सेल्स हैं जिसके अंदर एम्बेड हो जाएगा, सर्टोली सेल्स के अंदर, ठीक है। तो पॉइंट टू बी नोटेड, सर्टोली सेल्स के अंदर एम्बेड हो जाएगा, और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और अलग अलग फॉर्म्स में आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपको कह रहा है क्या, मैच द फॉलोइंग, मैच करना है आपको कि स्पर्मिएशन, व्हाट इज स्पर्मिएशन,
तो रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, बिल्कुल सच है, ये तो सीधा सीधा मैच कर दो। इंसेमिनेशन, सीमेन इज रिलीज बाय द पीनिस इनटू द वेजाइना, बिल्कुल सही है, इसको कहते हैं इंसेमिनेशन। इजैकुलेशन, द रिलीज ऑफ स्पर्म आउटसाइड द ह्यूमन मेल बॉडी, बिल्कुल, मेल बॉडी के से बाहर, पीनिस से स्पर्म का बाहर आना इजैकुलेशन कहलाता है। ये तीनों स्टेटमेंट एकदम सामने सामने लिखी हुई है, क्या बढ़िया सवाल है, ठीक है, क्योंकि कुछ करना ही नहीं पड़ा, सामने सामने दिया हुआ है, मैच करना है बस, ठीक है, इसीलिए। तो चलो आगे बेटा, आपका दिया है क्या, नेक्स्ट है आपका स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया कैसे डिवाइड करता है, मल्टीप्लाई बाय माइटोसिस, बिल्कुल सही है, इसके आगे मैं ए लिख सकता हूं। उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बताओ कौन से डिवीजन करता है, अंडरगो सेकंड मियोटिक डिवीजन की फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, इट अंडरगो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, बहुत ही बढ़िया। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या कर रहा है, सेकंड मियोटिक डिवीजन करता है। और स्पर्मेटिड क्या करता है, ये ट्रांसफॉर्म होता है स्पर्म में आफ्टर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस, तो डी हो गया, ठीक है, तो उस अकॉर्डिंगली आप लोग यहां पर मैच कर लोगे, ठीक है। चलो आगे, आगे कह रहा है हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स आर हैप्लॉइड, याद रखना है हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बताने, तो मैंने आपको बोला था मियोसिस 1 के बाद जितने भी बनेंगे वो हैप्लॉइड, ठीक है। कौन कौन से स्ट्रक्चर है जो मियोसिस 1 के बाद करते हैं, रिवाइज करो। मियोसिस 1 होता है आपका कहां पर, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और आपका क्या, स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ। तो देखो स्पर्मेटोगोनिया हैप्लॉइड है क्या, नहीं, स्पर्मेटोजोआ हैप्लॉइड है और स्पर्मेटिड हैप्लॉइड है, बिल्कुल, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट नहीं है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, तो 1 2 3, तो टोटल कितने स्ट्रक्चर हैं, 3, तो आंसर विल बी 3, ठीक है। तो कितने स्ट्रक्चर आपके क्या हैं, हैप्लॉइड है, चेक करने दो, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ हैप्लॉइड है, स्पर्मेटिड हैप्लॉइड है और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। तो 49 का आपका 3 ही रहने वाला है, राइट। उसके बाद कह रहा है हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स आर डिप्लॉयड, तो सिंपल हो गया, स्पर्म हैप्लॉइड होता है, स्पर्मेटिड हैप्लॉइड होता है, स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है तो हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स, 2, तो इसका आंसर हो गया 2। बहुत ही बढ़िया सवाल है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं फिर बता रहा हूँ एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, प्लॉइडी पूछ रहा। उसके बाद कह रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट डैश, स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होती है भाई, प्यूबर्टी, प्यूबर्टी पे स्टार्ट होती है, एंड ड्यू टू द सिग्निफिकेंस इंक्रीज किसमें, जीएनआरएच, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, याद आ रहा है कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करता है, गोनाडोट्रोपिन से रिलीज होते हैं, विच इज एफएसएच एंड एलएच, एफएसएच विल वर्क ऑन सर्टोली सेल्स, एलएच विल वर्क ऑन लेडिक सेल्स, ठीक है, याद आ रहा है यहाँ पे आपको, ठीक है, नहीं आ रहा तो जाके वीडियो देख लो भाई, अपलोडेड है, आप ही के लिए अपलोड करी है, ठीक है, जाके देख लेना उसको। उसके बाद कह रहा है डैश एक्ट्स एट लेडिक सेल्स एंड स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ डैश, तो कौन है जो लेडिक, लिवडिक नहीं है, लेडिक है, ठीक है, तो कौन है जो लेडिक सेल्स के ऊपर काम करेगा, अभी पढ़ा, एलएच काम करेगा, और किस चीज का सिक्रीशन कराएगा, ऑब्वियसली एंड्रोजन का, एंड्रोजन का। तो देख रहे हो कितनी बार यहां पर ये सेम क्वेश्चन अलग अलग तरीके से एनसीईआरटी ने अलग अलग स्टेटमेंट्स में दिया हुआ है। द स्पर्म हेड कंटेन्स एन इलोंगेटेड डिप्लॉयड न्यूक्लियस, अरे स्पर्म के हेड में डिप्लॉयड न्यूक्लियस कैसे आ गया, फॉल्स, ठीक है, ऑब्वियसली फॉल्स, कोई शक वाली बात ही नहीं है। विच पार्ट ऑफ द स्पर्म प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ द टेल, कौन सा पार्ट है बेटा, तो माइटोकॉन्ड्रिया कहां पे होता है, याद करो जरा, स्पर्म का पूरा डायग्राम रिवाइज हो जाना चाहिए, एक्रोसोम है, उसके बाद हेड है, उसके बाद नेक आ रहा है, मिडल पीस आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है मिडल पीस, और वहीं पर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, फिर टेल आती है जो स्विमिंग वगैरह में हेल्प करती है, लेकिन टेल को एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो मिडल पीस में है, तो आंसर विल बी मिडल पीस, ठीक है, सो द आंसर विल बी मिडल पीस, ठीक है, मिडल पीस। उसके बाद कह रहा है ह्यूमन मेल इजैकुलेट्स, ह्यूमन मेल जो है, ये भी एनसीईआरटी की बहुत बड़े सवाल है, डैश मिलियन स्पर्म्स, तो आपकी एनसीईआरटी लिखती है 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स, ठीक है, ड्यूरिंग द क्वाइटस, विच फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी एटलीस्ट ऑफ विच, जिसमें से अगर 100% मेल जो है 200 300 मिलियन है जो एजैकुलेट हो रहे हैं स्पर्म्स, तो इसमें से कितनों का जो है वो नॉर्मल शेप और साइज होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट है ये एमसीक्यूज में आ सकती है, असर्शन रीजन मल्टी आपके विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट वो वाले ऑप्शंस, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट वो वाले ऑप्शंस में बहुत पूछी जा सकती है, इसलिए याद रखना है कि कितने % जो है जिनका नॉर्मल दिखना जरूरी है, नॉर्मल शेप और साइज होना जरूरी है 60% का, और इसमें से विग्रस मोटिलिटी किसकी होनी जरूरी है 40% की, ठीक है, एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है एज इट इज। आपको जिसको रिवाइज होगी वो ये बात समझ रहा होगा और अभी खुश भी हो रहा होगा कि हाँ सर ने तो वही सारी स्टेटमेंट निकाल के हमारे सामने रख दी जो स्टेटमेंट्स एक्चुअल में बार बार पूछी जाती हैं।
आप प्रीवियस ईयर एमसीक्यू सॉल्व करोगे, मुझे सॉल्व करते हुए याद करोगे कि अरे सर ने तो सारा रिवाइज करा दिया, क्योंकि वहीं से उठाकर एनसीईआरटी के बीच में से ही उठाकर सारी स्टेटमेंट डाली गई हैं, ठीक है। और ये वो स्टेटमेंट है जो कि बार बार एग्जाम में आती हैं, ठीक है। तो अच्छे से करो इनको। उसके बाद द फंक्शन ऑफ मेल एक्सेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स आर मेंटेन्ड बाय मेल एक्सेसरी डक्ट्स। अच्छा, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं, रिपीट है, तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ इस क्वेश्चन को। 56 का आंसर आप करोगे, कर लिया है ऑलरेडी, इसलिए आप पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है। 57 देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज, अरे इतना आसान सवाल, oogenesis। oogenesis, बहुत ही बढ़िया। oogenesis इनिशिएटेड ड्यूरिंग विच डेवलपमेंट, तो बेटा को किस डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक स्टेज या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे ये होता है। हाउ मेनी प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन द ओवरी एट प्यूबर्टी, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, फैक्चुअल है, लेकिन लिखा है आपके एनसीईआरटी में 60,000 to 80,000, ठीक है, 60,000 to 80,000 है। उसके बाद पूछ रहा है कि करेक्ट सीक्वेंस क्या है किसका, फॉलिकुलर डेवलपमेंट का। अरे इतना आसान सवाल, सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल, उसके बाद बेटा सेकेंडरी फॉलिकल, उसके बाद टर्शरी फॉलिकल, फिर मैच्योर टर्शरी फॉलिकल जिसको ग्राफेन फॉलिकल भी कहते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। उसके बाद ग्राफेन फॉलिकल रप्चर टू रिलीज, ग्राफेन फॉलिकल रप्चर होगा, उसके बाद ओव्यूलेशन होती है, तो वो यही पूछ रहा है कि ओव्यूलेशन में क्या चीज रिलीज हो रही है, तो ग्राफेन फॉलिकल रप्चर टू रिलीज सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। एंड प्रोसेस इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन की डेफिनेशन यहाँ से रिवाइज हो गई आपको, लेकिन ये अच्छी क्वेश्चन, अच्छा स्टेटमेंट था। उसके बाद आपको कह रहा है द रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ फीमेल प्राइमेट, तो फीमेल प्राइमेट, ह्यूमन भी इसी में आ रहे हैं, तो क्या बोलते हैं रिप्रोडक्टिव साइकिल को, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट आपको कह रहा है द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस एट, मेंस्ट्रुअल साइकिल कब होती है, प्यूबर्टी, ठीक है। oogenesis तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जब बर्थ होता है फीमेल का, उसके बाद चाइल्डहुड फेज में कोई रिप्रोडक्टिव ग्रोथ नहीं होती है फॉलिकल्स की। जब आएगा क्या, प्यूबर्टी, तो एफएसएच का लेवल बढ़ेगा, आपके गोनाडोट्रोपिन्स का लेवल बढ़ेगा, फॉलिकल्स मैच्योर होने शुरू होंगे, और सबसे पहली साइकिल स्टार्ट होती है फीमेल के अंदर। क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं मेनार्क, ठीक है, याद आ रहा है, मेनार्क। द ह्यूमन फीमेल्स menstrual साइकिल और मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड एट एन एवरेज इंटरवल ऑफ, कितने एवरेज इंटरवल पे, 28 डेज, ठीक है, 28 to 29 डेज, बट 28 डेज अगर आपका आंसर है तो आपने ठीक आंसर किया है, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद हाउ मेनी ओवम इज रिलीज्ड, अरे एक ही तो रिलीज होगा, ठीक है, 1। उसके बाद कह रहा है मेंस्ट्रुअल फेज इज कंप्लीटेड अबाउट, तो कितने दिन का होता है मेंस्ट्रुअल फेज, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और जिस तरीके से मैंने आपको नोट्स के अंदर, वीडियो के अंदर कराया है, वो बेस्ट तरीका है मेंस्ट्रुअल साइकिल को पढ़ने का। पहले सारे हार्मोन्स कराए, उसके बाद आपको चार्ट के साथ साथ तीनों फेजेस को डिफ्रेंशिएट करके कितने दिन के हैं, कब तक चलेंगे, सब कुछ अच्छे से क्लियर बताया हुआ है, ठीक है। अगर आपने पढ़ा है तो बहुत ही बढ़िया आंसर कर पा रहे होगे, नहीं पढ़ा है तो जाके रिवाइज कर लो। 3 to 5 डेज, ठीक है, याद रखना है कितने दिन का होगा, 3 to। द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट्स ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ, किस चीज के ब्रेकडाउन की वजह से होता है बेटा, तो एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, यही साइक्लिक चेंजेस में जाती है ना एंडोमेट्रियम, यूट्रस की जो वॉल है, जिसकी वजह से हो रहा है। होपफुली आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। आगे आपको बोल रहा है द मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय, मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय मतलब मेंस्ट्रुअल फेज के बाद कौन सा फेज, फॉलिक्यूलर, फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिकुलर फेज का एक और नाम होता है, वो आप बताओगे मेरे को कमेंट सेक्शन में, आपका टास्क है। उसके बाद नेक्स्ट आपको कह रहा है ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज चेंजेस इन द ओवरी एंड द यूट्रस आर इंड्यूस्ड बाय चेंजेस इन द लेवल ऑफ डैश एंड डैश, तो दो तरीके के हार्मोन होते हैं जिसकी वजह से ओवरी और यूट्रस में चेंज आता है। एक तो कौन से हार्मोन होते हैं बेटा, एक तो होते हैं पिट्यूटरी के हार्मोन, पिट्यूटरी के हार्मोन विच इज एफएसएच एंड एलएच, और एक होते हैं ओवरी के हार्मोन, ठीक है, विच इज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। उसके बाद कह रहा है बोथ एलएच एंड एफएसएच अटेन अ पीक, पीक लेवल, दोनों पीक लेवल पे आ जाएंगे डैश ऑफ द साइकिल। तो आप याद रखना, अगर आपको वो पूरा का पूरा चार्ट याद है, जो कि होगा अगर आपने वीडियो देखी है, तो कौन से डे पे, मिड साइकिल पे, ठीक है, मिड डे ऑफ द साइकिल या मिड साइकिल पे, ठीक है, याद रखना है। विच हार्मोन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन, बहुत ही बढ़िया, ओव्यूलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, एलएच, आपको पता है एलएच सर्ज होता है मिड डे पे, उसकी वजह से क्या हो रहा है,
ओवरी रप्चर करती है, सेकेंडरी oocyte ग्राफेन फॉलिकल से बाहर आता है और फिर ग्राफेन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाता है, येलो कलर का स्ट्रक्चर, और वो क्या रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, और प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है, याद रखना है। और जब तक प्रेगनेंसी, अगर वहां पे फर्टिलाइजेशन होती है तो प्रेगनेंसी के दौरान कॉर्पस ल्यूटियम 9 मंथ्स तक अपने आप को मेंटेन करेगा, प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन करेगा और फीमेल के अंदर प्रेगनेंसी मेंटेन रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ विच हार्मोन इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम, अरे अभी तो बताया, ठीक है, अभी बताया, देखो बताओ कौन सा हार्मोन है विच इज रिस्पॉन्सिबल, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन इज रिस्पॉन्सिबल। उसके बाद आपको बोल रहा है क्या कि इन ह्यूमन बींग्स मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेज एट, इसको मेनोपॉज कहते हैं, और कब सीज हो जाएगी, तो 50 ईयर्स, याद रखना है 50 ईयर्स। उसके बाद एनसीईआरटी का है तो इसलिए वहीं से ही लिखवा रहा हूं। उसके बाद कह रहा है द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, ये भी कोई सवाल हुआ, क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को भाई बताओ, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, आगे आ जाओ। उसके बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेकेंड मियोटिक डिवीजन, जब सेकेंड मियोटिक डिवीजन खत्म हो जाता है, ठीक है, सेकेंडरी oocyte किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो याद आ रहा है जब सेकेंड डिवीजन खत्म होता है तो सेकेंडरी oocyte एक तो बनाता है सेकेंड पोलर बॉडी, पोलर बॉडी, और एक बनाता है क्या, ओवम, जो कि हैप्लॉइड होता है, ठीक है, तो बी की जगह पे ही हैप्लॉइड आएगा, ठीक है, सेकेंड पोलर बॉडी और बी क्या आ गया आपका, ओवम, ये भी एनसीईआरटी की अच्छी स्टेटमेंट है, याद रखना। उसके बाद हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल बी देयर इन जाइगोट, तो भाई कितने होंगे, 46 या 23 पेयर, दोनों में से कुछ भी लिखोगे आंसर ठीक रहेगा, चलेगा। नाउ इट इज करेक्ट टू से दैट सेक्स ऑफ अ बेबी इज डिटरमाइंड बाय फादर एंड नॉट बाय मदर, बिल्कुल सच बात है। स्पर्म है जो कि एक्स वाला, एक्स कंटेनिंग स्पर्म फर्टिलाइज होगा कि वाई कंटेनिंग, वो बताएगा, वो डिटरमाइन करेगा कि सेक्स ऑफ द चाइल्ड मेल होगा कि फीमेल, ट्रू बोलेंगे स्टेटमेंट को हम। उसके बाद बोल रहा है आपको कि अ डैश डिवीजन स्टार्ट एज द जाइगोट मूव्स थ्रू द इस्थमस, तो कौन सा डिवीजन, माइटोसिस, जाइगोट में तो माइटोसिस ही होती है ना, ठीक है, और ये स्पेशल टाइप की डिवीजन होती है, इसमें साइज नहीं बढ़ता है, याद आ रहा है, साइज नहीं बढ़ेगा, इसको बोलते हैं हम क्या, क्लीवेज, क्लीवेज, याद रखना है, तो क्लीवेज वो वाली डिवीजन है जिसमें साइज नहीं बढ़ेगा। द एम्ब्रियो विद 8 to 16, बोलो ब्लास्टोमियर स्टेज क्या बोलते हैं उसको, मोरियोला, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है, घिसा पिटा सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद जो मैच्योर स्टेज आती है दैट इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसिस्ट, जिसमें बाहर वाली वॉल हो जाती है ट्रोफोब्लास्ट, अंदर वाली इनर सेल मास, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, हमारी पूरी बॉडी कौन बनाता है, इनर सेल मास, ट्रोफोब्लास्ट क्या बना रहा है, कोरियोनिक विलाई, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो इम्प्लांटेशन में हेल्प करते हैं, हो गया रिवाइज, चलो। उसके बाद कह रहा है द ब्लास्टोमियर इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज इन द आउटर लेयर, आउटर लेयर का नाम बताओ, देखो आ गया ना सवाल, ट्रोफोब्लास्ट, इनर इनर लेयर्स जो है ट्रोफोब्लास्ट से अटैच हैं, ठीक है, उनको क्या बोलेंगे, इनर सेल मास, ठीक है, इन्हीं को स्टेम सेल्स भी कहते हैं बेटा, ठीक है, इनर सेल मास। उसके बाद सम फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो कि ट्रोफोब्लास्ट से बनेंगे, ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर बनेंगे, क्या बोलेंगे उनको हम, उनको बोलेंगे कोरियोनिक विलाई, कोरियोनिक विलाई, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनेंगे, और एक इसमें हेल्प करता है इम्प्लांटेशन। द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन द डेवलपिंग एम्ब्रियो, तो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट बोलो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है ये, ठीक है, प्लासेंटा, प्लासेंटा जो कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है बेटा, हार्मोन भी रिलीज करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और कनेक्टिंग लिंक तो है ही जो लिखा है। द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू एन, एक कॉर्ड के थ्रू कनेक्टेड होता है, एम्ब्रियो सीधा प्लेसेंटा से चिपका हुआ नहीं है, कॉर्ड के थ्रू है, उस कॉर्ड को बोलते हैं एम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है, तो कॉर्ड का नाम है अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। उसके बाद प्लेसेंटा एक्ट्स एज एन, बता दिया, एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो इसके बाद मुझे एक फीमेल के अंदर किसी टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम बताओ, कमेंट बॉक्स के अंदर, एक्सप्लेन कर पाओ तो रीजन भी एक्सप्लेन कर देना। उसके बाद कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन आर नॉट सीक्रेटेड बाय प्लेसेंटा, एचसीजी करता है, एचबीएल करता है, प्रोजेस्टेरॉन करता है, ऑक्सीटोसिन, ये भी एक ट्रिकी स्टेटमेंट है एनसीईआरटी में, ये सुन लो, ठीक है, सुन लो, आपकी एनसीईआरटी में लिखा है ऑक्सीटोसिन इज आल्सो रिलीज्ड बाय, सॉरी ऑक्सीटोसिन नहीं करता है, आई एम सॉरी, ठीक है, ऑक्सीटोसिन नहीं करेगा, ईस्ट्रोजन करेगा, ठीक है, प्रोलैक्टिन नहीं करेगा, रिलैक्सिन करेगा, वो रिलैक्सिन के लिए लिखा है, ध्यान सुनना। आपकी एनसीईआरटी में लिखा है रिलैक्सिन इज आल्सो रिलीज्ड बाय ओवरी एट लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, तो रिलैक्सिन इज आल्सो रिलीज्ड बाय ओवरी,
ठीक है। ऑल्सो लिखा है ना, इसका मतलब प्लेसेंटा से भी रिलीज हो रहा है और ओवरी भी रिलीज करता है, तो इसलिए इसको इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे दो हैं हार्मोन, ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन, दोनों ही बेटा प्लेसेंटा से रिलीज, दोनों ही बेटा कहाँ से रिलीज हो रहे हैं आपके, प्लेसेंटा से रिलीज नहीं हो रहे हैं, ये रिलीज होते हैं आपके कहाँ से, विच इज पिट्यूटरी, ठीक है, पिट्यूटरी से रिलीज हो रहे हैं, याद रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो गया, नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग है आफ्टर 1 मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी। 1 मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी में क्या होगा, ऑब्वियसली फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस होगा। एंड ऑफ द सेकेंड मंथ में क्या होगा, पहला मेजर ऑर्गन विच इज द हार्ट डेवलप हो जाएगा, तो हार्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर पे मेजर ऑर्गन सिस्टम बनने लगते हैं, और ड्यूरिंग द 5th मंथ आपका क्या हो जाएगा, लिम्स एंड डिजिट्स आर फॉर्म्ड। ये चीज़ मैंने आपको वहाँ पे भी बताई थी जब आपको वीडियो के अंदर एग्जैक्टली मैंने बोला था कि अपने नोट्स बना के रख लो किस मंथ में क्या हो रहा है और उसको रिवाइज करते रहो, इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक है। अच्छा खासा क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। चलो आगे देखो। उसके बाद कह रहा है पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, बिल्कुल सही है। ये न्यूरल सिग्नल भी है और ये हार्मोनल सिग्नल भी है, जो कि कहाँ से ओरिजिनेट होता है, जब पूरे 9 मंथ जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो फुली डेवलप फीटस और प्लेसेंटा ये सिग्नल रिलीज करते हैं। तो सच बात लिखी है मेरे हिसाब से, तो बिल्कुल सही है। द सिग्नल ऑफ द पार्चुरेशन ओरिजिनेटेड फ्रॉम फुली डेवलप फीटस ओनली। जो पार्चुरेशन का सिग्नल है वो फुली डेवलप फीटस से ओरिजिनेट होता है ओनली। सिर्फ लिखा होता फुली डेवलप फीटस से जनरेट हो रहा है, लेकिन ओनली लिख दिया ना, प्लेसेंटा भी तो होता है, तो ये फॉल्स हो गया, बहुत ही गलत, निहायत ही गलत लिखा है। नाउ विच हार्मोन एक्ट्स ऑन द यूट्रस, यूट्रस की मसल, मतलब मायोमेट्रियम के ऊपर कौन काम करता है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है पार्चुरेशन के टाइम पे, आ गया होगा आपको आंसर, ऑक्सीटोसिन। इसी को डिलीवरी हार्मोन भी कहते हैं, इसी को पार्चुरेशन हार्मोन भी कहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन कराना इसका काम है, मिल्क को इजेक्ट करना, मेमरी ग्लैंड्स में से मिल्क को रिलीज करवाना, इसी का काम है ऑक्सीटोसिन का। तो मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, लेकिन मिल्क प्रोड्यूस कौन करवाता है, प्रोलैक्टिन, ठीक है। तो मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन कौन है, प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन है, ठीक है। और ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन है, याद रखना है। उसके बाद द मिल्क प्रोडक्शन ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड, ठीक है। लैक्टेशन के कुछ इनिशियल डेज में जो मिल्क बनता है उसको क्या बोलते हैं, कोलोस्ट्रम, क्या बोलेंगे उसको हम, कोलोस्ट्रम। इसमें कौन सी एंटीबॉडी होगी, IgA एंटीबॉडी होगी। कैसा दिखेगा, थिक येलोइश कलर का होता है। क्या इसको फेंक देना चाहिए, नहीं, ये बेबी की इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें IG एंटीबॉडी है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके साथ NCERT की मोस्ट एक्सपेक्टेड लाइन जो कि आपसे पूछी जा सकती हैं, एग्जामिनर की बहुत फेवरेट है, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं बेटा। ऐसे ही हम बाकी चैप्टर्स भी कंप्लीट करेंगे, लेकिन आपको ये वाला वीडियो लेक्चर कैसा लगा, क्या ये आपको हेल्पफुल रहा कि नहीं रहा, आपको मज़ा आया कि नहीं आया, ठीक है। और मेरे को वैसे पता है कि मज़ा आया होगा क्योंकि मैंने शुरू में बोला था मज़ा नहीं आया तो पैसे वापसी, ठीक है। ये मज़ा आया होगा और आपका बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड में, छोटी सी वीडियो थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन छोटे से टाइम पीरियड के अंदर ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है बेटा। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना ताकि मुझे पता चले, पॉजिटिव रिस्पांस मिले कि आपको समझ में आया। शेयर ज़रूर कर देना सारे दोस्तों के साथ, ज़रूर, आपकी जिम्मेदारी है। अगर इस वीडियो ने आपका कुछ भी प्रॉफिट किया है, 30-40% भी प्रॉफिट किया है, तो ज़रूर आप अपने सारे दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना, ठीक है। अगली क्लास तक बेटा पढ़ते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।